हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में 12 अप्रैल की ये जो आर्टिकल आप पढ़ने वाले हैं ये आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपने सेंटेंस पढ़ा, उसका मीनिंग भी निकाल लिया, लेकिन वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है ये आप समझ नहीं पाते हैं। आज का आर्टिकल कुछ इसी तरह का है और अपनी कोशिश ये होगी कि ऐसे आर्टिकल्स को भी पूरी कहानी के साथ समझें, एक एक वर्ड एक एक बात आपको समझ में आए। शुरू करेंगे आर्टिकल को। आपको डरा नहीं रहा हूं मैं, बल्कि मोटिवेट कर रहा हूं, ऐसे लीगल आर्टिकल भी आपको पढ़ने आ सकें। आज का क्विज है आपका, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सिर्फ क्लास पढ़ना ही नहीं है आपको, साथ में ग्रामर वोकैब को लेके चलना है। क्लास के लास्ट में इस क्विज का अपने को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीख। चलो पूरे ध्यान से समझना। फाइनलिटी एंड जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, फाइनलिटी का मतलब होता है समापन। फाइनलिटी एक प्रिंसिपल है कानून में, अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वैसे इसका मतलब आप समझ लो समापन। जैसे नवरात्रा खत्म होता है तो नवरात्रा समापन हो गया, रोजे खत्म हुए तो रोजों का समापन हो गया। वैसे ही हर केस में भी एक फाइनलिटी का एलिमेंट होता है, कानून के हिसाब से होना चाहिए। कह रहा है जी, डीएमआरसी डिस्प्यूट फ्लैग्स नीड फॉर आर्बिट्रेटर्स टू बी मोर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट एंड लॉ। कह रहा है ये जो केस है डीएमआरसी डिस्प्यूट का, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है उसका जो डिस्प्यूट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी फैसला भी आया उसमें। ये केस फ्लैग करता है। फ्लैग करना यानी, फ्लैग क्या होता है? झंडा। अगर आपने किसी पेपर पे झंडा लगा दिया, किसी चीज़ पे झंडा लगा दिया, तो आप उसकी तरफ ध्यान खींच रहे हो सभी का, सबको बता रहे हो कि देखो देखो यहाँ देखो। तो वैसे ही ये डिस्प्यूट जो है झंडा लगा के ध्यान खींचता है, फ्लैग करके उस नीड या ज़रूरत की तरफ जो है जजेस की या आर्बिट्रेटर्स की, कि वो हों टू बी और ज़्यादा सचेत माइंडफुल फैक्ट को लेकर के और लॉ को लेकर के। कई ऐसे खतरनाक केसेस होते हैं जिनको बड़ा सोच समझ करके जजेस को फैसला देना चाहिए। अगर फैक्ट और लॉ दोनों सही नहीं बैठेंगे तो ये केस चलते ही रहेंगे, है ना, और कानून की प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी। चलिए, सेंटेंस आपने देख लिया। सब्जेक्ट है डिस्प्यूट, वर्ब है इसकी फ्लैग्स। फ्लैग मैंने आपको बताया कैसे बनाया गया इस वर्ब को। झंडा आपने कहीं लगा दिया है ना, झंडी से लगा देते हो ना आप कहीं पे। यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आपने वहाँ पे कुछ फ्लैग लगा दिया। कोई आपको डॉक्यूमेंट ख़राब मिला तो आपने उसको फ्लैग कर दिया। फ्लैग वर्ब का एक और मीनिंग होता है थक जाना। अब ये दूसरा मीनिंग कैसे बना है? ये भी झंडे से बना है। जब हवा नहीं होती है तो झंडा, आप देखना कोई भी फ्लैग होगा वो मुरझा करके गिर जाएगा नीचे की तरफ। हवा होगी तो वो, है ना, उड़ेगा। जब हवा नहीं होगी तो वो पड़ा रहेगा। तो अगर आप थक गए हैं, आप में एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव फ्लैग्ड टुडे। आज मैं झंडे की तरह मुरझाया हुआ पड़ा हूँ, बिना हवा का थका हुआ हूँ। तो एक ही वर्ड अंग्रेजी में दोनों काम करता है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको सेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ वोकैब कैसे बनाई जाती है। आर्बिट्रेटर वो जज होता है, वो न्यायाधीश होता है जो किसी मामले या झगड़े की सुनवाई करे। दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं तो जी बीच में पंचायती होगी, है ना, पंचायती करने वाला जो जज होगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड, है ना, आर्बिट्रेटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। मोटे मोटे वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो, फिर अपने शुरू करते हैं आर्टिकल को। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए वोकैब शीट अपनी, थोड़े भारी भरकम से वर्ड्स है ना, डाउनलोड कर लेना इस शीट को टेलीग्राम से, आपको लिंक दिया गया है। जूम इन कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा। सेट असाइड, ले असाइड एंड पुट असाइड, 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं, तीनों का मीनिंग सेम है और इन तीनों के 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ को सेट, ले या पुट असाइड कर देना, साइड में रख देना, यानी उस चीज़ को डिसरिगार्ड कर देना, इग्नोर कर देना। मैंने आपके सामने कुछ रखा, आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला यार हटा इसको, तो आपने उसको सेट असाइड, ले असाइड कर दिया, पुट असाइड कर दिया। दूसरा,
किसी ऐसी चीज़ को साइड में रख देना जो आपको बड़ी कीमती लगे और आपको लगे कि यार अभी तो ज़रूरत नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में काम आएगी, तो उसको भी आप सेट, ले या पुट असाइड करते हैं, सेव फॉर फ्यूचर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों फ्रेजल वर्ब्स दो मीनिंग रखती हैं। आज आप पहला वाला मीनिंग आर्टिकल में देखेंगे। द कोर्ट हैज सेट असाइड, कोर्ट ने साइड में रख दिया है। किसको साइड में रखा है भाई? द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर मराठास, उस प्रोविजन को, उस कानून को जो मराठाओं के लिए रिजर्वेशन का था, और किसमें? फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, महाराष्ट्र की सरकारी, स्टेट की सरकारी नौकरियों में। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस फैसले को, इस प्रोविजन को, इस कानून को कैंसिल कर दिया है, बाजू में रख दिया है कि चलो हटाओ इसको, ये काम का नहीं है। दूसरा मीनिंग भी देख लो, सेव फॉर फ्यूचर वाला। ऑल ऑफ अस शुड सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ इनकम, हम सभी को साइड में रख देना चाहिए, सेव करके रख लेना चाहिए एक हिस्से को, पोर्शन को, हमारी इनकम के, फॉर फ्यूचर, आने वाले कल के लिए। अब ये जो साइड में रखने वाला मीनिंग है, किसी कानून को, किसी फैसले को, है ना, तो उसको आप स्ट्राइक डाउन करना, एब्रोगेट करना, रिपील करना, क्वैश करना भी बोलते हैं। जब धारा 370 हटाई गई थी कश्मीर से, तो आप न्यूज़ ऐसी पढ़ते थे, आर्टिकल 370 हैज़ बीन एब्रोगेटेड इन JNK, उस आर्टिकल को सेट असाइड या एब्रोगेट कर दिया गया है। तो जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, ये वर्ड आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में, अखबारों में देखा होगा। चलो अगला वर्ड आ जाओ, प्रोहिबिटिव। देखिए, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। जैसे मैं आपको मना कर दूं कि यार 4 घंटा पढ़ना है आपको, उस वक्त मोबाइल नहीं चलाना, मैं आपको प्रोहिबिट कर रहा हूँ। अब वो चीज़, हर वो चीज़ प्रोहिबिटिव है जो किसी काम के लिए आपके आड़े में आए, आपको मना करे, किसी काम को करने से रोके, जो डिस्करेजिंग हो अपने नेचर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत प्रोहिबिटिव हो सकता है आपके लिए, इतना सारा सिलेबस कि आपका मन ही ना करे उस एग्ज़ाम की तैयारी करने का। वैसे तो आप कर लेते, लेकिन सिलेबस बड़ा प्रोहिबिटिव है, आप नहीं कर पा रहे। कोई गाड़ी आप लेने गए, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, आपका मन तो बहुत है लेकिन आप ले नहीं सकते, दैट द प्राइस ऑफ दैट कार इज़ प्रोहिबिटिव इन नेचर। तो किसी भी चीज़ का संख्या या मात्रा में इतना ज़्यादा होना कि आप उसको, समझ गए ना, डिस्करेज हो जाएं उसको लेने से। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन मेट्रो सिटीज़ इज़ क्वाइट प्रोहिबिटिव, जो कॉस्ट है प्रॉपर्टी की बड़े शहरों में, वो काफ़ी ज़्यादा है, प्रोहिबिटिव है, डिस्करेजिंग इन नेचर है, हर आदमी घर नहीं ले सकता। अब देखो, बहुत ज़्यादा के लिए, बहुत महंगे के लिए प्रोहिबिटिव वर्ड तो यूज़ हुआ, ये कई दूसरे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। इन्हीं में से एक वर्ड है आज एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट, इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। हद से ज़्यादा महंगी चीज़ को बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट। जब आर्टिकल में वर्ड आएगा मैं इसको ब्रेक करके आपको बताऊंगा ऑर्बिट और एक्स से वर्ड कैसे बनाएं। अभी इसका कनेक्शन बिठा लो आप खाली। चलो अगला वर्ड है परवर्स। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गंदी चीज़ों में मज़ा आता है। गंदी का मतलब कैसे? जैसे एग्जांपल, मैंने एक सेंटेंस बनाया है, किसी आदमी को मज़ा आता है दूसरे आदमी को बेइज्जत करने में। जनरली अपने को आता है क्या मज़ा किसी को बेइज्जत करने में? नहीं आता ना। इन लोगों को सबको बेइज्जत करने में मज़ा आता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो यूजुअल या नॉर्मल से हटके हो, ईवल हो, बदमाशी भरा हो, और आपको उसमें मज़ा भी आए, तो वो आपका जो एटीट्यूड है वो कहलाता है परवर्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? खिसके हुआ आदमी नहीं होता, एकदम उल्टे सीधे कामों में मज़ा आता है, जिसमें किसी को मज़ा नहीं आता उसमें इसको मज़ा आ जाता है। और ऐसे आदमी के एटीट्यूड को तो बोलते हैं परवर्स, और ऐसा आदमी कहलाता है परवर्ट। और इसकी इस क्वालिटी को बोलते हैं परवर्सिटी, लीक से हटके होने की क्वालिटी, बस हर चीज़ में बदमाशी भरा कुछ है ना काम करना। एबनॉर्मलिटी भी बोल सकते हैं परवर्सिटी को, परवर्ट को एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं। विकेड तो इसका कॉमन सिनोनिम है, ईवल, विकेड, बदमाश, है ना। तो चलिए वर्ड आप आर्टिकल में परवर्सिटी देखेंगे। एबनॉर्मलिटी जो है उसका सिनोनिम बनेगा शी गेट्स परवर्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एम्बैरसिंग अदर्स। इस लड़की को, इस महिला को बड़ा ही एबनॉर्मल सा सेटिस्फैक्शन होता है दूसरों की इज्जत उतारने में। चलिए, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप कम देखते हैं, लेकिन अगर आ जाएं तो आपका कोई रास्ता नहीं है इन वर्ड्स का मीनिंग बताने का। अगर आपने पढ़े होंगे ना, तभी ये वर्ड्स आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला वर्ड है इन्यूमरेट, बड़ा आसान वर्ड है। ये वर्ड बना है नंबर से। आपने मुझसे पूछा, यार सर जी ये बताओ इस एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं बोलूँगा इसमें यार बहुत कुछ है। आपने बताया क्या क्या है सर, तो ये जो आप मुझसे ये पूछ रहे हो ना बार बार क्या क्या है, तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे नंबर वाइज बताओ, लिस्ट बना के बताओ। इन्यूमरेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में लिस्ट बना करके बताना। बहुत कुछ ऐसे तो कुछ नहीं होगा, है ना, मुझे आपको बताना पड़ेगा भाई। पहले इसमें प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वोकैब आएगी, थोड़ी ग्रामर क्वेश्चंस आएंगे, आरसी आएगा, तो ये इन्यूमरेट करूंगा सिलेबस को। टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली इन नंबर्स या टर्म्स, किसी चीज़ को एक एक करके नंबर्स में बताना। द रिपोर्ट इन्यूमरेट्स द इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स,
ये रिपोर्ट जो है इनिमरेट करती है, नंबर्स में बताती है चाइल्ड डेथ्स के इंसिडेंट्स को दैट वर कोज्ड बाय सबस्टैंडर्ड मेडिसिन्स। ये वो डेथ्स हैं जो कोज थी खराब दवाओं की वजह से, सबस्टैंडर्ड मेडिसिन की वजह से। इनिमरेट को आसान भाषा में बोल सकते हैं काउंट करना, ठीक है। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में इनिमरेट देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपना एक्सपीडियंसी। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ये इतना टाइम लगा करके वोकैब इसीलिए करवाई जाती है, जैसे अंग्रेजों ने वर्ड बनाए हैं आप वैसे ही सीख सको। एक्सपीडियंसी होती है जी सूटेबिलिटी या विजडम। कोई काम हो सकता है आप जिस तरीके से कर रहे हो वो गलत हो, वो तरीका गलत हो, लेकिन हो सकता है वही तरीका उस वक्त सूटेबल हो। समझ पा रहे हो? तैयारी तो करनी चाहिए आपको पूरा साल, लेकिन आपके पास 1.5 महीने में आप जगह और 1.5 महीने में पढ़ने लगे तो आप आउट ऑफ एक्सपीडियंसी अपनी तैयारी को कर रहे हो। उस वक्त पे यही चीज़ सूटेबल है कि जितना टाइम है उतना पढ़ लो, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लो, लेकिन तैयारी कर लो। मोस्ट पीपल एक्ट आउट ऑफ एक्सपीडियंसी। ज़्यादातर लोग जो है एक्सपीडियंसी के से ही काम करते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से ही काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, बजाय अपने सिद्धांतों के। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस आर ऑन इकोनॉमिक एक्सपीडियंसी। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये बेस्ड होते हैं, यहाँ बीच में वर्ड है बेस्ड, आधारित होते हैं कन्वीनियंस पे, एक्सपीडियंसी पे। कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी या फ्रेंड नहीं है आपका, सिर्फ ये है किससे किसको कितनी ज़रूरत है। तो ये एक्सपीडियंसी, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है एक्सपीडियंट, जो किसी काम के लिए सूटेबल हो। इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, समरी इसको ले लेना आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से, सारे जो है इनको वर्ड्स को। अब आपको देंगे एक समरी। देखो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेनाल्टी। अगर ये कानून में ना हो ना तो कोर्ट केस कभी ख़त्म ही ना हो। प्रिंसिपल ऑफ फेनाल्टी क्या कहता है? जब किसी केस में शीर्ष अदालत से, एपेक्स कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो फिर वो फैसला आपको मान लेना है, फिर उस पर जिद नहीं करनी है कि चलो चलो फिर से केस चलाते हैं। आप पे मर्डर का केस था और आपको जो कि शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको हत्यारा करार दे दिया, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो ट्राई वंस मोर, फिर से आप निचली अदालत से शुरू करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेनाल्टी है ना, डिस्प्यूट्स के केसेस में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फाइनल फैसला आ जाता है उसके बाद ऐसा ना हो जो पार्टी हार गई हो वो केस फिर से लगा सके, नहीं तो वो पार्टी बार बार केस लगाएगी, हार जाएगी फिर केस लगा लेगी। तो फेनाल्टी का प्रिंसिपल फॉलो करना कानून में बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ में जस्टिस का प्रिंसिपल भी है। ये प्रिंसिपल ये कहता है जब तक जस्टिस ना मिल जाए तब तक फेनाल्टी नहीं आ सकती। अगर किसी केस में शीर्ष अदालत ने फैसला दे भी दिया है लेकिन आपको फील हो रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ, तो आप एक क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट में लगा सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन ये कहती है कि सर एक बार और देख लो हमारे केस को, जस्टिस नहीं मिला हमें। तो ये फेनाल्टी और जस्टिस के बीच में हमेशा एक समझ के रस्सा कशी चलती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसी रस्सा कशी को एक डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो के केस के अंदर दिखाया गया है। कभी दिल्ली मेट्रो के केस हार गई, फिर बड़ी अदालत में जीत गई, सुप्रीम कोर्ट में हार गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई, फिर जीत गई, अल्टीमेटली जस्टिस मिला, लेकिन फाइनलिटी जो है ब्रेक हो गई। चलिए आज के टोन है लीगल। अब ये केस आपको समझाया जाएगा पूरी कहानी के साथ। फाइनलिटी नाम के वर्ड को ध्यान रखना, तभी आर्टिकल समझ आएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ यूज्ड इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स टू सेट असाइड इट्स ओन जजमेंट ऑफ 2021। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूज़ कर चुका है अपनी खास ताकतों को, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स को। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा हैं, जो नॉर्मल से हटके हैं। अपनी सुपरमैन वाली पावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ कर लिया है। और क्यों यूज़ किया है? सेट असाइड करने के लिए, साइड में रखने के लिए, इग्नोर करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, अपनी खुद की ही जजमेंट को जो 2021 में इन्होंने दी थी। अच्छा, और क्या करने के लिए? एंड रिलीव द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और DMRC ऑफ एन एक्सॉर्बिटेंट बर्डन ऑफ 7,687 करोड़ इन अ डिस्प्यूट विद अ फॉर्मर कंसेशनर। और रिलीव करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए DMRC नाम की इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और मुक्ति दिलाई गई है इसको एक बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट, बहुत ही संख्या में बड़े, बहुत ही नंबर में बड़े बर्डन से, बोझ से, जो था 7-7.5 हज़ार करोड़ का। और ये बोझ इन पे पड़ा था एक डिस्प्यूट की वजह से, झगड़े की वजह से, जो इनके एक फॉर्मर कंसेशनायर के साथ इनका हुआ था। कंसेशनायर वो होता है जिसको आप कंसेशन या लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एजेंसी बोल सकते हैं आप इसको। DMRC ने किसी कंपनी को बुलाया कि भैया यहाँ मेट्रो की लाइनें बिछानी है, तो वो कंपनी जो है DMRC की कंसेशनायर बन जाएगी। तो इस पूरे झगड़े में DMRC पे 7,000 करोड़ का फाइन लग गया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स को यूज़ किया
और अपने ही जजमेंट को पलट दिया 2021 के, और दिल्ली मेट्रो को बोला जा मेट्रो जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। इस मुक्ति से, इस बड़े वर्डन से आपको आज से मिलती है आज़ादी। चलो सेंटेंस का मीनिंग समझे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है हैज़ यूज्ड, सेट असाइड, ले असाइड, पुट असाइड, एब्रोगेट, कैंसिल, है ना, किसी चीज़ को दरकिनार करके साइड में रखना। कंसेशनायर मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना। एजेंसी या लाइसेंसी को बोलते हैं कंसेशनायर, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं। एक्सॉर्बिटेंट यानी जो प्रोहिबिटिव हो, जो बहुत बड़ी हो मात्रा में। अब ये वर्ड कैसे बना है एक बार बताऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। आपको पता होगा अपना पूरा जो प्लानिटरी सिस्टम है, बीच में सन है इसमें, फिर सबसे पहले मरकरी, उसके बाद क्या आएगा वीनस, फिर आएगा अर्थ। तो ये सब जो घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, ये इनके घूमने वाला जो पाथ होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिट, हिंदी में बोलते हैं कक्ष। पता है ना आपको इतना तो। अब मुझे बताओ, मान लीजिए एक जूता है जो मिलता है 1000 रुपये से 1500 के बीच का, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेल। तो इसका जो प्राइस है ना इस ऑर्बिट में रहता है, 1000 से 1500, कभी 900 में मिल जाएगा, कभी 1400 में मिल जाएगा, इसकी दाम इतना ही है। लेकिन अचानक से ये जूता, जिस दिन आप कभी बाजार लेने गए, आपको दुकानदार ने बताया ये तो 75,000 का है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे भाई ऑर्बिट क्यों छोड़ दिया, ऑर्बिट के अंदर रहना था ना, 900 से 1400 का ऑर्बिट आपका, तो 75,000 का कौन सा जूता है। तो जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है, सोच के बाहर हो जाती है, उसको अंग्रेजी में एक्सॉर्बिटेंट बोलते हैं, क्योंकि दैट इज आउटसाइड ऑफ द ऑर्बिट। एक्स हो गई है ऑर्बिट से। चलो मीनिंग आपने निकाल लिया, वो क्या वैसे ही सीखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द वर्ड इट विंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्ट्स क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन ऑन द वन हैंड। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें दिल्ली मेट्रो को राहत मिली है, ये फैसला, ये वर्डिक्ट विंडिकेट करता है, जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है। विंडिकेट करना, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को सही ठहराना। और किस चीज़ के, कोर्ट की इन क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन का, ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स है कोर्ट की, कि अपने ही फैसले को कोर्ट फिर से देख सकती है और उसमें फिर से नया फैसला दे सकती है। इसको क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्योर किया जा रहा है, कोई काम जो कर नहीं पाए उसको आप बाद में सही कर रहे हो। तो एक तरफ तो अपनी इन पावर्स को कोर्ट जस्टिफाई कर रही है, और दूसरा क्या काम करती है, एंड फ्लैग्स ऑन द अदर अ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिनैलिटी इन लिटिगेशन एंड द नीड फॉर सब्सटेंटिव जस्टिस। दूसरी तरफ ये फैसला फ्लैग करता है, ध्यान खींचता है हमारा झंडा लगा के, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, एक झगड़े के ऊपर जो दो चीज़ों के बीच में है। एक तो फाइनलिटी का प्रिंसिपल लिटिगेशन में, कोर्ट केसेस में, जो मैंने आपको बताया था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो फाइनल है, फाइनलिटी आ गई वहाँ। तो एक तो फाइनलिटी इन लिटिगेशन में, और दूसरा उस नीड में, उस ज़रूरत में जो है गंभीर जस्टिस की, सही न्याय की। समझ पाए ना। फाइनलिटी वाला डिसीजन भी हो सकता है कभी कभी जस्टिस ना कर रहा हो, तब कोर्ट को अपनी क्यूरेटिव पावर यूज़ करना होता है और केस को फिर जिंदा करना होता है। तो इस केस ने ना हमें एक धर्म संकट में डाल दिया। एक तो ये बताया कि कोर्ट ने सही काम किया, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन लगा करके इस केस में न्याय लेकर के आया, लेकिन दूसरा ये हुआ कि इससे कोर्ट ने फाइनलिटी का जो प्रिंसिपल है वो ब्रेक कर दिया, जो इसको जनरली ब्रेक नहीं करना होता। चलो, वर्डिट की वर्ब होगी विंडिकेट्स, विंडिकेट करना, जस्टिफाई करना। दूसरी वर्ब है फ्लैग्स, फ्लैग का मतलब है ध्यान खींचना। क्यूरेटिव यानी क्योर करने वाला। अपील के ऊपर भी अपील, लास्ट वाली अपील। जुरिस्डिक्शन होता है आपका अधिकार क्षेत्र। सब्सटेंटिव होता है जो गंभीर हो, थॉटफुल हो, ऐसा जस्टिस गहरा सोच करके जो दिया जाए, है ना, जिसमें हर पार्टी खुश हो, ऐसा कहलाता है सब्सटेंटिव जस्टिस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन दिस केस एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैड रूल्ड इन 2017 इन फेवर ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड और DAMEPL। अब ये बता रहे केस शुरू कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तो अब पहुंचा है, दो बार पहुंचा है। शुरू हुआ था इस केस में ये कि एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल थी। आर्बिट्रल यानी आर्बिट्रेटिव, जहां बैठे हो, जहां पे जज बैठा हो जो झगड़ा सुलझाता हो। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कमेटी या कोर्ट। कह रहे इस केस में एक झगड़ा सुलझाने वाली छोटी अदालत ने, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रूल किया था 2017 में फेवर में या पक्ष में DAMEPL नाम की एक कंपनी के। अच्छा, ये कौन कंपनी है भाई? ये कंसेशनायर है DMRC का, विच गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट द लाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू दिल्ली एयरपोर्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्टर था जिसको मिला था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, मेंटेन करने का और चलाने का एक रेलवे लाइन को, मेट्रो लाइन को, दिल्ली स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट तक। समझ गए? तो फर्स्ट मामले में जब ये केस हुआ तो इन दोनों के बीच में इस कंपनी को जो है ना,
इसके पक्ष में फैसला आया था। फर्स्ट जो है प्रोसीडिंग्स में ट्राइब्यूनल जो है इसकी वर्ब है हैड रूल्ड, ये काम ये कर चुकी थी 2017 में। विच आया कंपनी के लिए, वर्ब है इसकी गॉट। फ्रॉम टू का कॉम्बो आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक, फ्रॉम दिल्ली टू बनारस, फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू मेट्रो एयरपोर्ट। कह रहे जी ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था DAMEPL हैड इन्वॉक्ड द टर्मिनेशन क्लोज इन इट्स एग्रीमेंट इन 2012 अक्टूबर। कह रहे क्योंकि इस कंपनी ने इन्वोक कर दिया था, जगा दिया था, एक्टिवेट कर दिया था काम को बीच में छोड़ने वाले एक नियम को, टर्मिनेशन क्लोज को। हर कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन क्लोज होता है कि भैया अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कहीं भी काम रुक जाए, मैं ये नहीं करूँ तो तुम टर्मिनेट कर देना। तो इस कंपनी ने दिल्ली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट जीता पर बीच में काम छोड़ दिया टर्मिनेशन क्लोज को एक्टिवेट करके, और ये क्लोज था इनके एग्रीमेंट में, और ये काम किया गया था टर्मिनेशन का अक्टूबर 2012 में। अच्छा क्यों किया इन्होंने ऐसा? साइटिंग द DMRC's alleged failure to cure some defects, साइट करते हुए, हवाला देते हुए, बताते हुए दिल्ली मेट्रो के कथित तौर पे नाकामयाब होने को, फेलियर होने को, क्योर करने में कुछ डिफेक्ट्स को। तो इस कंपनी ने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में DMRC को कुछ काम करके हमें देना था, फिर हम रेलवे लाइन बनाएंगे। इन्होंने वो डिफेक्ट कभी क्योर ही नहीं किए, हम ना कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, हम तो इसको टर्मिनेट क्लोज को एक्टिवेट कर रहे हैं, कोर्ट में चले जाओ। समझ गए? यहां से केस शुरू हुआ था। DMEPL की वो है हैड इन्वोक्ड, इन्वोक करना, एक्टिवेट करना, इसको रोल आउट करना भी बोलते हैं, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिवोक करना, डीएक्टिवेट करना, इसको रोल बैक करना भी बोलते हैं। दोनों फ्रेजल वर्ब्स याद रखना, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट के लिए रोल आउट वापस लेना, रोल बैक। फिर क्या हुआ जी? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ दिया। हुआ ये, वाइल द DMRC इन्वोक्ड द आर्बिट्रेशन क्लोज, DAMEPL हॉल्टेड ऑपरेशंस इन जून 2013। जैसे इस कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ा टर्मिनेशन क्लोज लगा के, तो दिल्ली मेट्रो भी कहाँ कम है, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया आर्बिट्रेशन क्लोज को, झगड़े के क्लोज को। इन्होंने बोला ये तुम्हें तो हम कोर्ट तक लेके जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तुमने बीच में छोड़ा तो छोड़ा कैसे, कोर्ट बताएगी, उस फैसले पे देखेंगे जो करना होगा। तो DMRC दिल्ली मेट्रो ने इसके खिलाफ केस कर दिया आर्बिट्रेशन कोर्ट में, क्लोज को एक्टिवेट करके, और कह रहा है जी DMPL ने, इस कंपनी ने बंद कर दिया अपने ऑपरेशंस को जून 2013 में, काम बंद कर दिया। और क्या किया? एंड हैंडेड ओवर द लाइन टू DMRC, और हैंड ओवर कर दिया, थमा दिया इस रेलवे लाइन को जितनी भी बनी थी दिल्ली मेट्रो को। तो इन दोनों का झगड़ा ऐसे शुरू हुआ। चलिए DMRC ने इन्वोक किया, DMPL ने होल्ड किया। दूसरी वर्ब है इसकी हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना यानी किसी को कुछ चीज़ दे देना। ऑपरेशंस बंद किए होल्ड करके, और जो लाइन बनी थी आधी पचद्दी वो सारी जो है दिल्ली मेट्रो को थमा दी। फिर क्या हुआ? फिर ये दोनों लड़ पड़े। हुआ ये, मीन वाइल बेस्ड ऑन ए जॉइंट एप्लीकेशन द कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी और CMRS इश्यूड अ सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी। इसी बीच में जॉइंट एप्लीकेशन के बेस पे जो कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी था, CMRS था, उसने इश्यू कर दिया एक सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी। इसका काम होगा सर्टिफिकेट इशू करना, और इसने कर भी दिया। और ये कौन सा सेफ्टी सर्टिफिकेट था? दैट हेल्प रिवाइव द मेट्रोज ऑपरेशंस, जिसने हेल्प किया रिवाइव करने में, फिर से शुरू करने में, जिंदा करने में मेट्रो के कामकाज को। तो इन्होंने DMRC वालों ने, दिल्ली मेट्रो ने कमिश्नर से जाकर के सर्टिफिकेट लिया और खुद बनाना शुरू कर दिया रेलवे लाइन को। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की वर्ब है इश्यूड, दैट आया है सर्टिफिकेट के लिए, वर्ब है इसकी हेल्प। फिर क्या हुआ? ऑन अपील अ सिंगल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड द आर्बिट्रेशन अवार्ड अगेंस्ट DMRC। जब इस पे अपील हुई तो एक सिंगल जज था, है ना, सिंगल जज था दिल्ली हाई कोर्ट का, इन्होंने अपहेल्ड किया, बनाए रखा आर्बिट्रेशन के अवार्ड को। देखिए अवार्ड का मतलब होता है आपके हक में फैसला। आर्बिट्रेशन आपने देख लिया पंचायती। जब इनका झगड़ा हुआ तो सेशंस कोर्ट ने क्या किया था? ट्राइब्यूनल ने, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने इस कंपनी के हक में फैसला दिया था और दिल्ली मेट्रो को गलत ठहराया था। तो ये फैसला जब उस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने क्या करा? हाई कोर्ट ने इस फैसले को अपहेल्ड किया, बनाए रखा, और आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड मिला था इस कंपनी को दिल्ली मेट्रो के खिलाफ, उसको भी इन्होंने बनाए रखा कि भैया दिल्ली मेट्रो ही गलत है, तुम सही हो, तुम्हें पैसा मिलना चाहिए, दिल्ली मेट्रो से तुम क्लेम कर सकते हो। कह रहा लेकिन फिर क्या हुआ? बट अ डिवीजन बेंच सेट इज असाइड, लेकिन हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच जो थी, ये तो सिंगल जज था, लेकिन एक डिवीजन बेंच जिसमें कई सारे जजेस बैठते हैं, उन्होंने केस को फिर से सुना और इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को हटा दिया, दिल्ली मेट्रो को रिहा कर दिया। और क्या बोला? होल्डिंग दैट द अवार्ड सफर्ड फ्रॉम परवर्सिटी एंड पेटेंट इलीगैलिटी, कि ये जो अवार्ड है दिल्ली मेट्रो के खिलाफ जो इनको फाइन लगा हुआ है, ये अवार्ड में बहुत सारी परवर्सिटी है, बहुत सारी डेविएशन है। परवर्सिटी याद है ना, लीक से हटके काम करना, ईविल काम करना, ये अवार्ड में बहुत बुराइयां हैं।
और पेटेंट की इलीगैलिटी है, पेटेंट होता है जुरिस्डिक्शन, इलीगैलिटी का मतलब होता है गैर कानूनी पना। जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस कंपनी का दिल्ली मेट्रो से, अधिकार क्षेत्र ही नहीं है किसी तरह का क्लेम लेने का। तो हाई कोर्ट ने अपने मामले को फिर से सुन करके इस मामले में दिल्ली मेट्रो को रिहा कर दिया। देखते जाओ इस पर कितने केस हो रहे हैं बार बार। पहले सेशंस कोर्ट, दिल्ली मेट्रो हार गई, फिर हाई कोर्ट, दिल्ली मेट्रो वहाँ भी हार गई, फिर हाई कोर्ट में री सुनवाई, री अपील, उसमें दिल्ली मेट्रो जीत गई। जज की वर्ब है अपहेल्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी सुनवाई के अंदर आपको मिला हुआ जो आपके हक में फैसला है ना, वो आर्बिट्रेशन अवार्ड है। डिवीजन बेंच यानी कई जजों को मिली हुई बेंच, इसकी वर्ब है सेटिस्फाइड। डिवीजन बेंच जो है अलग अलग डिवीजन में बैठती हैं, ठीक है। अवार्ड की वर्ब है सफर्ड। परवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, लीग से हटके चलने की क्वालिटी। फिर क्या हुआ, फिर ये मामला चला गया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट। ये कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट में इन 2020-21। अ 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड द अवार्ड। कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ने तो हमारा 7,000 करोड़ का फाइन जो हमें मिलना था मेट्रो से वो कैंसिल करवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया इस 7,000 करोड़ के फाइन को मेट्रो पे। और क्या बोल के, क्या करते हुए, रिवर्सिंग द हाई कोर्ट बेंच फाइंडिंग, रिवर्स करते हुए, उल्टा करते हुए, औंधा करते हुए हाई कोर्ट की जो बेंच थी डिवीजन बेंच उसकी फाइंडिंग को, और ये कहाँ उल्टा किया, इन फेवर ऑफ डीएमआरसी। ये फाइंडिंग वो थी जो फेवर में थी दिल्ली मेट्रो के। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बोला हम फैसला देते हैं, दिल्ली मेट्रो गलत है, इस कंपनी को पैसा मिलना चाहिए। बेंच वर्ब है इसकी रिस्टोर्ड, रिस्टोर करना, बहाल करना, रिवर्स करना, उल्टा करना। समझ पा रहे हो ना। चलो, कह रहे जी अ रिव्यू पिटीशन वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। फिर एक रिव्यू पिटीशन लगी हाई कोर्ट में, दिल्ली मेट्रो ने लगाई कि यार इतना बड़ा फाइन कैसे देंगे। उस पिटीशन को ही रिजेक्ट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को सुनने से ही मना कर दिया। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पूरी केस की हिस्ट्री पता लगी, ठीक है। ये जो जहाँ पे रिजेक्ट हुई है ना रिव्यू पिटीशन, कानून की भाषा में यहाँ फाइनलिटी आ गई है। अब दिल्ली मेट्रो इस केस को फिर से सुनवाई नहीं करवा सकती। लेकिन फिर इसमें केस में क्या एक चमत्कार हुआ, अब वो बताएगा। कह रहा है जी अ क्यूरेटिव पिटीशन इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी रेमेडी। कह रहा है जो क्यूरेटिव पिटीशन है, सबसे लास्ट वाली पिटीशन से भी बाद की पिटीशन, कह रहा है ये एक बहुत ही सुपर पावर वाली रेमेडी है, एक ऐसा इलाज है जो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और क्यों है, एज इट इज़ फाइल्ड आफ्टर द एपेक्स कोर्ट रिफ्यूजेज टू रिव्यू इट्स जजमेंट। क्योंकि इसको फाइल तब किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट फैसला दे देती है और उस फैसले को रिव्यू करने से भी मना कर देती है, जैसे इस केस में हो चुका है। तो फाइनलिटी आने के बाद में इस क्यूरेटिव पिटीशन को आप सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा सकते हो हाथ जोड़ के कि इस मालिक एक बार और देख लो हमारा केस। पिटीशन जो है, क्यूरेटिव पिटीशन को एक बार आप जो है दायर करके एक बार केस को सुन लो। क्यूरेटिव पिटीशन की वर्ब है इस, रेमेडी मतलब इलाज, इट आया पिटीशन के लिए, इसकी वर्ब है इज फाइल्ड, कोर्ट की वर्ब है रिफ्यूजेस। कह रहे जी देयर आर ओनली 2 मेन ग्राउंड्स फॉर एंटरटेनिंग सच अ पिटीशन। सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स हैं इस पिटीशन को एंटरटेन करने के, 2 ही आधार हैं इस पिटीशन को कोर्ट में लगाने के। अब 2 आधार क्या है वो देखो इस कॉलम के बाद में बताएगा। टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड टू प्रिवेंट ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। पहला कारण ये है कि आपको प्रोसेस के अब्यूज़ को रोकना है। आप प्रोसेस में पूरी कार्रवाई में फंस गए हो, केस आपका आपके हाथ से निकल गया है, जस्टिस आपको मिल नहीं पाया है, तो प्रिवेंट करना है अब्यूज़ को प्रोसेस के। और दूसरा, हमें प्रिवेंट करना है पूरे तरीके से मिसकैरेज को, मिसमैनेजमेंट को जस्टिस की, है ना। कभी कभी मामले बहुत लंबे भी चल जाते हैं और लास्ट तक जस्टिस नहीं मिलता, ऐसे केसेस के अंदर ये पिटीशन लगाई जाती है। मिसकैरेज आप समझते हैं, गर्भपात बोलते हैं इसको, फेल्ड चाइल्ड डिलीवरी जब होती है ना, किसी बच्चे की जब डिलीवरी होती है जो कि पहले से ही डेड है, उसको मिसकैरेज बोलते हैं। तो अगर कोई प्लान फेल हो गया तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज हो जाता है। जस्टिस अगर फेल हो जाए तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कह रहे जी ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एन्यूमरेट ऑल द सर्कमस्टेंसेज। हालांकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम नंबर लगा के, लिस्ट बना के बताएं, एन्यूमरेट करके बताएं सभी उन सर्कमस्टेंसेज या हालातों को दैट वारंट इट, जो कि वारंट करते हैं, जरूरी बनाते हैं इस पिटीशन को। तो ये 2 तो हमें पता है, उसके बाद भी कई चीज़ें हैं जो जजेस के विवेक के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम उनको नंबर लगा के, लिस्ट लगा के आपको बता नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एन्यूमरेट ऑल दो सर्कमस्टेंसेस। चलिए, ग्राउंड्स की वर्ब है आर, ग्राउंड मतलब आधार। मिसकैरेज मैंने आपको बता दिया। इट के वर्ब है इज, इन्यूमरेट करना, नंबर लगा के, लिस्ट बना के बताना। दैट की वर्ब है वारंट, दैट आया सर्कमस्टेंसेस के लिए। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना, जरूरी बनाना। कह रहे जी इट इज़ फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल दैट द कोर्ट्स कंसर्न फॉर जस्टिस
इज नो लेस इंपॉर्टेंट दैन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी आ गया। ये क्यूरेटिव पिटिशन जो है फाउंडेड है, बनाई गई है इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पे कि कोर्ट की जो चिंता है ना जस्टिस को लेके, जो उनका कंसर्न है न्याय को लेके, इंसाफ को लेकर के, वो बिल्कुल भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है फाइनलिटी के प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी में क्या है, फाइनल केस हुआ, सुनवाई हुई, उसकी रिव्यू पिटीशन हुई, केस खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी तो यही कहता है। लेकिन ये क्यूरेटिव पिटीशन इसलिए बनाई गई है कि अगर कोर्ट को लगे कि इस केस की मिस हैंडलिंग हुई है, जस्टिस तो इसमें अभी भी नहीं आया, हमें जस्टिस भी उतना ही जरूरी है जितना प्रिंसिपल को बनाए रखना है, तभी कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी को तोड़ती है और क्यूरेटिव पिटीशन को एड्रेस करती है। समझ पा रहे हो ना मीनिंग को? इट की वर्ब है इज, फाउंडेड का मतलब होता है बेस्ड होना, है ना, आधारित होना। कंसर्न की वर्ब है इज। नो लेस देन, इसको आप इक्वली या जस्ट एज भी बोल सकते हैं। कंसर्न फॉर जस्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी। नो लेस देन इंपॉर्टेंट देन या इक्वली इंपॉर्टेंट टू, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, करवाते हैं आपको एक बार, थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं अपने फ्लो को। अंडर इंडियाज आर्बिट्रेशन लॉ एन अवार्ड कैन बी सेट असाइड ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। अगर भारत के आर्बिट्रेशन लॉ को देखें, झगड़ा सुलझाने वाले कानून को देखें दो पार्टियों के बीच का, तो एक अवार्ड जो है, एक फैसला जो है, उसको तभी कैंसिल किया जा सकता है जब बहुत लिमिटेड से ग्राउंड्स हों, यानी बहुत कम ग्राउंड्स हैं, ना के बराबर ही ऐसे आधार हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट खुद से ही सुनवाई करे। ठीक है। इट इज़ नॉर्मली इनएक्सपीडियंट फॉर आर्बिट्रेशन इश्यूज टू हैव मैनी लेवल्स ऑफ लिटिगेशन। कह रहे हैं जी आम तौर पे ये इनएक्सपीडियंट भी है। एक्सपीडियंट मतलब विजडम वाला, वाइज, सूटेबल। इनएक्सपीडियंट मतलब जो अनसूटेबल हो, अनवाइज हो, जो बेवकूफ़ी भरा हो। कह रहे हैं जी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आर्बिट्रेशन इश्यूज का कई लेवल ऑफ लिटिगेशन होना, कई स्केल्स पे, कई लेवल्स पे केस चलना, निचली अदालत, ऊपरली अदालत, उससे बड़ी वाली, उससे बड़ी वाली, ये भी बड़ा इनएक्सपीडियंट है, बेवकूफ़ी भरा है, इल एडवाइस्ड है। और इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ भी था। इन दिस केस देयर वॉज अ स्टैट्यूटरी अपील टू द हाई कोर्ट एंड अपील्स टू अ बेंच, अपील्स टू एपेक्स कोर्ट, अ रिव्यू पिटीशन एंड ए क्यूरेटिव पिटीशन। इस केस में जो सब कुछ हो सकता था सब कुछ हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तक हर तरफ ये मामला बार बार जो है कोर्ट में गया। ठीक है, तो ये अलग केस है, डिफरेंट केस है। इट की वर्ब इज इनएक्सपीडियंट का मतलब होता है जो अनवाइज हो, जो है ना, आपको जो सजेस्ट ना किया जाए, जो बेवकूफ़ी भरा हो। लिटिगेशन मतलब आप समझते हैं कोर्ट केस। स्टैट्यूटरी अपील की वर्ब है वॉज। अब ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ये क्यूरेटिव पिटीशन मैं आपको बता चुका हूँ। एपेक्स कोर्ट बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। कह रहे जी इन द अल्टीमेट एनालिसिस द डीएमआरसी केस अपीयर्स टू हैव बीन राइटली डिसाइडेड। कह रहे लेकिन अगर आप फाइनली एनालिसिस करो ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को 2021 के 2024 में पलटा है। फाइनल एनालिसिस में ये जो केस है पूरा का पूरा दिखाई देता है कि अब जाकर के ये सही तरीके से डिसाइड हुआ है। और क्यों डिसाइड हुआ है अब जाके सही तरीके से? रीज़न क्या है उसका? एज द अर्लियर टू जज बेंच वॉज रूल टू हैव erred in setting aside the Delhi High Court's bench view। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ही 2021 की बेंच थी जिसने डीएमआरसी पे, दिल्ली मेट्रो पे ये फाइन लगाए रखा 7,000 करोड़ का, इसको रूल किया गया इस केस में 2024 में। इसके ऊपर ये फैसला आया बेंच के ऊपर कि ये एरर कर चुकी है, ये गलती कर चुकी है। ये ERR का मतलब होता है अर, है ना, मिसजज करना, एरर करना। और क्या करने में? सेट असाइड करने में, साइड में रखने में दिल्ली हाई कोर्ट के व्यू को। और कौन सी व्यू? दैट द CMRS सर्टिफिकेट वॉज अ वाइटल पीस ऑफ एविडेंस। कि जो कमिश्नर का सर्टिफिकेट था वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस था इस केस के लिए। अब मुझे केस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आप सर्च करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ये बोला कि हमारी 2 जज जो बेंच थी 2022 वाली, 21 वाली, जिसने दिल्ली की मेट्रो के ऊपर फाइन बनाए रखा, उसने गलती ये कर दी कि CMRS सर्टिफिकेट को एक एविडेंस मान लिया इस केस में, जो कि होना नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं है। इस एविडेंस को हम मान नहीं रहे, इसलिए दिल्ली मेट्रो को हम इस केस में रिहा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बेंच के फैसले को, थॉट प्रोसेस को ही, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ही 2 साल बाद गलत ठहराया। इसलिए इसको आर्टिकल को, ऑथर को लगता है कि ये सही डिसाइड हुआ है इस बार। केस की वर्ब है अपीयर्स, बेंच की वर्ब है वॉज रूल्ड। बेंच को रूल किया गया, बेंच के ऊपर ये रूल या फैसला दिया गया। एरर करना, किसी चीज़ में गलती करना, एरर करना। सर्टिफिकेट की वर्ब है वॉज। एविडेंस यानी सबूत, है ना। एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, एविडेंस के आगे पीस ऑफ क्यों लगा है?
मैं ऐसा भी तो लिख सकता था ना, अ वाइटल एविडेंस, इसको निकाल देता बीच में से। अ वाइटल पीस ऑफ एविडेंस मुझे क्यों लगाना पड़ा? बहुत मजा आएगा, कमेंट्स में बताना कितने बच्चों को पता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो मैं करा करा के थक गया हूँ। साथ में लिख देना सर और कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनको काउंट करने के लिए हम पीस ऑफ या पीसीज ऑफ जो है इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। डालो जरूर से कमेंट्स में, बहुत बार करवा चुके हैं आपको। कह रहे जी द आउटकम ओनली अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड जजेस सिटिंग ऑन अपील ओवर अवार्ड्स गेटिंग बोथ फैक्ट एंड लॉ राइट। अब ये जो फाइनल आउटकम है ना, ये एक ही चीज़ को अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है, फ्लैग करता है, इम्फसाइज करता है, और वो चीज़ है इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्णता आर्बिट्रेटर्स और जजेस की, जो सिट ऑन कर रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, सुनवाई कर रहे हैं अपील के ऊपर, जो किसी अवार्ड के ऊपर हुई है, पहले किसी कोर्ट के फैसले के ऊपर हुई है। अच्छा, इंपॉर्टेंस किस चीज़ की? कि ये गेट करें अपने फैक्ट और लॉ को राइट, एकदम सोच समझ के फैसला करें, है ना। तो ये नीड हमें पता लगी है, क्योंकि जब भी कोई जज गलती करता है तभी उसी वजह से केस इतना लंबा आगे तक चलता है, बार बार, समझ गए, हर लेवल पे वो केस सुनवाई करवाई जाती है उसकी। तो आउटकम अंडरस्कोर्स दिस फैक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों हो? लेस्ट कॉमर्शियल लिटिगेंट्स बी डिस्करेज्ड फ्रॉम आर्बिट्रेशन। लेस्ट का मतलब आप समझते हैं कहीं ऐसा ना हो। ऐसा इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कमर्शियल लिटिगेंट्स हैं, जो पैसे वाले व्यापार वाले जो लोग हैं, जो लिटिगेशन करते हैं, कोर्ट केस करते हैं, वो डिस्करेज हो जाएं, वो उनका हौसला टूट जाए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर के। और क्यों? ड्यू टू द कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ द आइडिया ऑफ पेनल्टी। लगातार स्ट्रेच होने की वजह से, खींचने की वजह से आइडिया ऑफ पेनल्टी को। अब इस केस को सुन करके, देख करके अगली बार कोई डीएमआरसी पे केस करेगा तो वो 4-5 बार सोचेगा कि भाई इसमें तो जज ने अगर गलत फैसला दे भी दिया तो ये तो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, केस पता नहीं 20 साल चल जाए। तो कमर्शियल लिटिगेंट्स जो अब डिस्करेज हो जाएंगे किसी जज की गलती की वजह से, जो हाई कोर्ट में कहीं बैठा था या सुप्रीम कोर्ट में कहीं बैठा था। आउटकम की वो है अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर यही करना है कि जजेस और आर्बिट्रेटर्स सोच समझ के करें जो भी काम वो करना चाहते हैं। कमर्शियल लिटिगेंट्स आपको बता दिया, केस करने वाली कंपनियां, वर्ब है इसकी डिस्करेज्ड। लेस्ट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। पता है ना आपको, कॉन्सेप्ट ये कई बार करवाया गया, आज की क्लास में फिर से रिपीट नहीं करेंगे। कभी भी इसके बाद में नोट नहीं लगेगा, और लगेगी वर्ब की बेस फॉर्म एक्टिव में, और पैसिव में लगेगी बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेस्ट बी डिस्करेज्ड। कह रहे जी नॉट ऑल डिस्प्यूटेंट्स कैन गो अप टू द लेवल ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। हर एक डिस्प्यूटेंट जो है, हर एक डीएमआरसी जैसा केस लड़ने वाला जो कंटेंडर जो है, ओपोनेंट जो है, वो नहीं जा सकता क्यूरेटिव पिटीशन के लेवल तक। इतना लंबा केस को नहीं लड़ सकता। डिस्प्यूटेंट आप समझ गए, जो डिस्प्यूट में लड़ रहा हो, फैसले को, किसी फैसले को चुनौती दे रहा हो, वर्ब है इसकी कैन गो। नॉट ऑल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको याद होगा। देखिए, नॉट ऑल का मतलब है हर एक नहीं जा सकता, कोई तो जा ही सकता है। दिल्ली मेट्रो गया तो है आपके सामने। नॉट ऑल का मतलब होता है सबके सब नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक तो जा ही सकते हैं। नॉट ऑल आपको तब लगाना है जब आपको कुछ एक की बात करनी है। अगर मुझे इस सेंटेंस को गलत करना हो तो मैं इस नोट को यहाँ से निकाल के यहाँ पे नोट को लगा दूंगा। सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, और मीनिंग ये होगा कि ऑल डिस्प्यूटेंट्स कैन नॉट गो अप टू द लेवल ऑफ, है ना, कोई भी नहीं जा सकता है। ऑल कैन नॉट गो मतलब कोई भी नहीं जा सकता है। तो याद रखेंगे, वर्ब के बीच में नोट लगा करके आप सबको माइनस कर देते हैं अगर ऑल शुरू में लगाओ, और अगर आपको कुछ एक को छोड़ना है तो वर्ब के बीच में नोट ना लगाएं, इस नोट को आप शुरू में ले आएं और लिख दें नॉट ऑल। नॉट ऑल पीपल विल जो है विन दिस रेस। सभी के सभी लोग इस रेस को नहीं जीतेंगे, हाँ कुछ एक जीतेंगे, है ना। नॉट ऑल विल विन द रेस। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। फाउंड और फाउंडेड के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना। अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो यू हैव फाउंडेड ए कंपनी। अगर आपको चाबी ढूंढनी है अपनी गाड़ी की, यू आर फाइंडिंग द की ऑफ योर गाड़ी। फाइंड की सेकंड वर्ब होती है फाउंड, थर्ड वर्ब भी होती है, V3 भी होती है फाउंड। और जो फाउंड है ना, इस्टेब्लिश करने वाला, इसकी सेकंड वर्ब होती है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंडेड। तो ये फाउंड जो है इसकी V1 है और ये फाउंड इसकी V2 है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये ढूंढने की बात कर रहा है पास्ट में, ये इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है फाउंड जो है प्रेजेंट में। चलिए, कॉन्सेप्ट्स आज मैंने ज़्यादा रखे नहीं हैं डिटेल में, ताकि क्लास लंबी ना हो 40 मिनट से। अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, इन पूरे केस से कौन सा झगड़ा आपके सामने सबसे ज़्यादा आया? इस पूरे केस में किस कॉन्फ्लिक्ट को सबसे अच्छे से आपके सामने लाके दिखाया गया? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट एक सरकारी एजेंसी और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच का है?
क्या वो कॉन्फ्लिक्ट एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट जूरिस्प्रूडेंस यानी कानूनी समझदारी के बीच का है, सुप्रीम कोर्ट की ही दो अलग अलग बेंचेस के? या वो कॉन्फ्लिक्ट है सोचे समझे न्याय का और प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी के बीच का, जो मैंने आपको अच्छे से आर्टिकल में दोनों चीज़ें बताई हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब आपने आर्टिकल पढ़ लिया अच्छे से, मेरे को लगता नहीं गलत करोगे। फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे मैंने आंसर को डाल दिया है। एक्सपीडियंट का मीनिंग पूछा है, ऑफ कोर्स ये वर्ड आपको आता है। सेट असाइड फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, ये भी आपको करवा चुके हैं। जो चीज़ नॉर्मल से हटके हो, समझ गए ना, वैसी चीज़ को क्या बोलते हैं? याद होगा वो वर्ड आपको पर से बनने वाला है ना। रोल बैक का मैंने आपसे एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम सिनोनिम मत डाल देना। रोल इन, रोल आउट, रोल बैक, रोल ओवर। तो रोल बैक का उल्टा आपसे मैंने पूछा है, ठीक है। इनवोक होगा, रोल ओवर होगा या रोल आउट होगा। लास्ट में आपको 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको लेस्ट नाम के, अनलेस नाम के वर्ड की वजह से। दूसरी मिलेगी आपको फाउंडेड नाम के वर्ड के आसपास। और तीसरी मिलेगी इस नोट की वजह से, ठीक है। चलो ट्राई दो क्विज को अच्छे से। 8 में से कितने नंबर मिले बताना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए। क्लास कैसी लगी आज की? एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके एक लीगल आर्टिकल आपको समझाने की कोशिश की, समझ में आया तो लिख देना कमेंट्स में, पता लगे है ना कितने लोगों ने क्लास को पूरा देखा, पीडी लिखने वाले। और जिनको समझ में आ गया SMA लिख दोगे तो मैं भी समझ जाऊंगा कि यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।